बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 27वां लेक्चर है वेव्स एंड ऑसिलेशंस का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी सर्किट का फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिस्पांस क्या होता है, या सिंपली हम कह देते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है किसी सर्किट का। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, जैसा कि ये टर्म बता रही है कि जब एसी सिग्नल बतौर इनपुट हम यूज कर रहे होते हैं कहीं किसी सर्किट में, तो उसकी जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो सर्किट का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। और वो बिहेवियर बिहेवियर कहाँ से पता चलता है? सर्किट की आउटपुट से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है किसी सर्किट का। दैट इज द वेरिएशन इन अ सर्किट्स बिहेवियर विद अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। क्लियर है बात? तो जैसे ही हम इनपुट सिग्नल, वो कोई करंट है, वो कोई वोल्टेज है, साइनोसॉइडल वेव होगी, उसकी जो वेव की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली सर्किट के बिहेवियर पे वो इन्फ्लुएंस करेगी, और उससे क्या होगी? आउटपुट सर्किट की जो है वो मुतासिर होगी, और वो जो असर होगा वो बेसिकली इन्फ्लुएंस बता रहा होगा चेंज इन द वेरिएशन ऑफ द सॉरी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी या वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सिग्नल। अब इसको सही तरीके से हम इलेबरेट कर सकते हैं। अगर एक फिनोमिना जो रेजोनेंस हम पहले से जानते हैं, इसको हम पेश नजर रखें तो वो क्या होगा? रेजोनेंस क्या होता है? बेसिकली रेजोनेंस वो होता है किसी सर्किट का ऐसा रिस्पांस जिसमें जो उसकी एफिशिएंसी है सर्किट की, वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अब ये फर्ज कर लें कि ये इस दो एक्सिस हैं हमारे पास। एक एक्सिस ये है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे साइनोसॉइडल जो सिग्नल है वो ले रहे हैं, वो करंट भी हो सकता है, वो वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको वोल्टेज या करंट से डिनोट कर देते हैं, ये वैल्यूज जो हम इस एक्सिस पे ले रहे हैं। और ये जो दूसरा एक्सिस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहेंगे, इस पे हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। ठीक है, और ये एफ जो है दैट इज डिनोटिंग द फ्रीक्वेंसी। और जैसे जैसे हम एसी सिग्नल, यहाँ से आप कहें कि फ्रीक्वेंसी जीरो है, जैसे जैसे हम इस एक्सिस पे मूव करेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब अगर ये जीरो है तो यहाँ पे आप समझें कि वोल्टेज भी जीरो है, इनपुट सिग्नल नहीं दे रहा है तो आउटपुट भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो बिहेवियर जो है सर्किट का वो जीरो आउटपुट दे रहा है। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इस एक्सिस पे कोई नॉन जीरो वैल्यूज जो है अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। अब इस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो है हमें ये वोल्टेज मिल रही है, साइनोसॉइडल वोल्टेज कह दें या साइनोसॉइडल करंट कह दें, ये वैल्यू मिल रही है, उसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू ये है। ठीक है, अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑनवर्ड हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट एसी सिग्नल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ तक बढ़ती चली जा रही है। जब फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे अप्रोच करती है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसी सिग्नल, वो एसी सिग्नल क्या होगा? वो वोल्टेज भी हो सकती है, वो क्या होगा? वो करंट भी हो सकता है। साइनोसॉइडल सिग्नल कहें तो ज्यादा बेहतर है, एसी इज अल्टरनेटिंग करंट। सो साइनोसॉइडल सिग्नल जो है वो वोल्टेज भी हो सकता है, वो करंट भी हो सकता है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही होगी। क्लियर बात? इस फ्रीक्वेंसी को जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रही है साइनोसॉइडल सिग्नल की, उसको कह देते हैं, ये क्या है? ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, एफ आर। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे सर्किट जो है वो रेजोनेंस शो कर रहा है, और सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है, जो आउटपुट सिग्नल है हमारा, उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम मिल रही है। क्लियर बात? अब इससे ऑनवर्ड जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे डिक्लाइन शुरू हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइडल सिग्नल में। वो ऐसे कम होता होता यहाँ तक आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे यहाँ तक जो है वो इस एक्सिस पे जब हम मार्क करते हैं ये वैल्यू, तो यहाँ तक ये डिक्लाइन में आ गई है ये वैल्यू। क्लियर है बात? तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से कोई एसी सिग्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर बात? अब हम आते हैं कि एक आरएलसी सर्किट होता है, जो उसमें रेजिस्टर होता है, उसमें उसमें इंडक्टर होता है और उसमें कैपेसिटर होता है। और ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैपेसिटर है उसकी इंडक्टेंस जो है वो हम लिखते हैं 1/ओमेगा सी। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और सी जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होती है। और ओमेगा को हम 2 पाई एफ के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक्स सी या रिएक्टेंस जो होगी वो कैपेसिटर की, उसको हम कहेंगे ये 1/2 पाई एफ सी है। ठीक है, अब अगर ये 1/2 पाई एफ सी जो है ये रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है, तो जी सी जो है इसको कहेंगे ये इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर है।
सही है। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं भई? ओके। लेट ये रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है भई, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं 1/2 पाई एफसी, ठीक है? जब ये इम्पीडेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो इम्पीडेंस कैपेसिटर की जो है वो जीसी से हम डिनोट करेंगे और जीसी जो होगा ये इसको हम कहेंगे ये बेसिकली है तो रिएक्टेंस, लेकिन ये लाई करती है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। जब वो नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करेंगे तो माइनस जे हम ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, जे प्लस वाई एक्सिस के लिए होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए होता है और माइनस जे जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। अब ये एक्सएल रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, इसको लिखते हैं दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। अब जब ओमेगा को हम कहते हैं कि ये 2 पाई एफ होता है, तो ये 2 पाई एफ एल जो हो जाएगा ये रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात? और जी एल जो है ये क्या है? ये इम्पीडेंस ऑफ एन इंडक्टर है। ZL इज इम्पीडेंस ऑफ एन इंडक्टर और ये क्योंकि एज पर कन्वेंशन हम इसको कहाँ प्लॉट करते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो ये जे हम इसके साथ, जैसे यहाँ पे माइनस जे आ रहा था नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए, वैसे यहाँ पे हम पॉजिटिव जो है वाई एक्सिस के लिए जे प्लेस करेंगे और इसको एक्सएल मार्क कर देंगे। एक्सएल विल बी इक्वल टू जे एक्सएल, सॉरी ZL विल बी इक्वल टू जे एक्सएल। अब हम कहते हैं कि कोई एक आरएलसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, जिसमें इंडक्टर्स हैं, जिसमें कैपेसिटर्स हैं और ये सारे सीरीज में लगाए गए हैं। जब ये सीरीज में है तो यहाँ पे रेजिस्टर आ गया, यहाँ पे जो इंडक्टर है इसकी रिएक्टेंस कितनी है? ओमेगा एल, जे ओमेगा एल कह देंगे इम्पीडेंस अगर इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो जो कैपेसिटर है उसके लिए 1/जे ओमेगा सी हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे उसकी रिएक्टेंस जो है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ई जो है ये वी आर की डायरेक्शन में होगी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, ठीक है? वी आर भी इसको अगर आप वेक्टर नोटेशन से एक्सप्रेस करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम इसको ले आएंगे और वी एल जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा और वी सी जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। क्लियर बात? अब वी आर जो है इसको लिखते हैं आई स्क्वायर आर, जब पावर में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। वी आर से करस्पॉन्ड अगर हमें पावर चाहिए तो वो क्या होगी? पी विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जैसे यहाँ पे इम्पीडेंस आ रही है और उसके साथ करंट का स्क्वायर आ रहा है, वैसे ही हम यहाँ पे जो है आई स्क्वायर एक्सएल करेंगे, आई स्क्वायर एक्स सी करेंगे जो कैपेसिटर का केस है उसमें, और जो इंडक्टर का केस है उसमें आई स्क्वायर
एक्सएल हो जाएगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब पावर भी हमने बेसिकली ये फेजर डायग्राम में एक्सप्रेस कर दी है। क्लियर है बात? ये रेजिस्टर का केस है और ये इंडक्टर के लिए, और ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है दैट इज फॉर कैपेसिटर। ओके, अब जब हम पावर्स की जो है वो रेशो लेते हैं, फर्ज करें हमें इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर डेसिपेट हो रही है और जो रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डेसिपेट हो रही है, उसकी जब हम रेशो लेंगे तो फिर क्या होगा? वो हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स एल ओवर आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स एल ओवर आर जो है ये रेशो हो जाएगी इन दो डिवाइसेस की पावर की। ठीक है ना? एक रिएक्टिव डिवाइस है कौन सा? इंडक्टर, और दूसरा रेजिस्टिव डिवाइस है कौन सा? रेजिस्टर। ठीक है, तो इनकी जब पावर्स में हम रेशो निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू एक्स एल ओवर आर। ये याद रखना है, ये आगे हम एक एक पॉइंट पे जाके ये रेशो एक्सप्रेस करेंगे। आसान हो रही है? हम्म, 10 मिनट में। अच्छा, अभी अब हम जो सर्किट है जिसमें हम आरएलसी सर्किट की बात कर रहे हैं, वो अगर सीरीज में लगे हुए हैं सारे डिवाइसेस हमारे, तो हम उसकी जो इम्पीडेंस अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हेड एंड टेल रूल हम अप्लाई करते हैं इम्पीडेंस के लिए। जो एक्सिस जो एक्स एक्सिस होगा वो स्पेसिफाई होगा किसके लिए? रेजिस्टर की इम्पीडेंस उधर हम शो करेंगे। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा वो इंडक्टर के लिए है, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस है दैट इज फॉर कैपेसिटर। अब ये दो रिएक्टेंसेस जो हैं, आप कह दें XL और XC, ये अपोजिटली डायरेक्टेड है। ये अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ से जो नेट वेक्टर जो आप रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे, वो बेसिकली इनकी एडिशन से हासिल होगा हमें। XL और माइनस XC को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से जो नेट रिएक्टेंस मिलेगी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब एक वेक्टर तो हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, वो कौन सा होगा? आर, और दूसरा जो है वो किधर होगा? वाई एक्सिस पे। वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो ज्यादा वैल्यू पोजेस कर रहा है। एक्स एक्स सी अगर ज्यादा वैल्यू पोजेस करेगा तो यहाँ से रिजल्टेंट जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा, और अगर एक्सएल ज्यादा वैल्यू का है तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में ये कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले करेगा। अब ये सी ये जैसे हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं और उसमें रिजल्टेंट वेक्टर एक ट्राइंगल बनती है ना हमारी। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे दो कंपोनेंट्स हो तो फिर हम हाइपोटेनियस ले लेते हैं, और वो हाइपोटेनियस जो है वो आप समझें कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है और वो सी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अब जी टी की मैग्नीट्यूड जब हमें चाहिए होगी तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट जो होगा वो एक्स एल माइनस एक्स सी होगा, और उसका
स्क्वायर जब लेंगे और अंडर रूट ले लेंगे तो पाइथागोरियन थ्योरम से हमें इसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, ये जो रिजल्टेंट हमारी सर्किट की इंपीडेंस होगी। क्लियर बात। और जब हम वैसे वेक्टर को हम एक्सप्रेस करते हैं, सी टी फर्स्ट करें एक वेक्टर है, उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है एक्स एक्सिस पे हैं, कुछ कंपोनेंट्स वाई एक्सिस पे हैं, तो फिर क्या करते हैं हम जो जिधर को होगा जिस एक्सिस पे होगा उसका यूनिट वेक्टर प्लेस करते हैं और एज इट इज फर्स्ट करें ये ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, तो उसको कह देते हैं ये डी वेक्टर के बराबर है। क्लियर बात। ये ऐसे आप जब हेड टू टेल रूल की बात कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से हम शो कर सकते हैं वेक्टर्स को। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, याद रखना है, ये मैग्नीट्यूड के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम यूज करते हैं, और वैसे वेक्टर एडिशन के लिए हम सिंपली उनके जो एक्सिस हैं, जो उनके यूनिट वेक्टर्स हैं, उनसे हेल्प लेते हैं और वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरह से करते हैं। क्लियर बात। अब ये इम्पिडेंस आ गई, ये मैग्नीट्यूड और ये वेक्टरल फॉर्म उसकी। अब फर्ज करें कि हम जो इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है उसको एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, तो इसकी जो रिलेशनशिप है वो कहाँ है, वो हमने यहाँ देखी, कहाँ देखी थी भाई, यहाँ पे XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये इंडक्टर की रिएक्टेंस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा को मान लें ये फ्रीक्वेंसी है, जब ये बढ़ेगा ओमेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे के। ओमेगा बढ़ेगा एक्सएल बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा एक्सएल कम होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब ओमेगा जो है ये 2 पाई एफ होता है। अब आप समझें कि अगर हम एफ प्लॉट कर रहे हैं तो इनफैक्ट वो 2 पाई तो कांस्टेंट है, आप समझें कि उसको एफ के तौर पे भी हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक्स सी जो है यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, यहाँ ओमेगा बढ़ने से एक्स सी कम होगा या ओमेगा कम होने से एक्स सी जो है वो बढ़ेगा, ये चीज आपने याद रखनी है बस। अब हम आते हैं यहाँ, जब हम रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर प्लॉट करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, तो क्या होगा, यहाँ से जीरो से ये पॉजिटिव एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हम रिएक्टेंस ले रहे हैं। ठीक है। तो ये ऐसे ये लाइन जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी शो कर रही है और इस तरह से ये हमें प्लॉट मिलेगा। ठीक है। दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सएल वर्सेस एफ। यहाँ से हम क्या परसीव कर सकते हैं, एफ बढ़ने से एक्सएल बढ़ रहा है और एक्सएल जो है वो 2 पाई एफ एल के बराबर है। ठीक है। अगर यहाँ हम डेल वाई की बात करें तो ये बेसिकली इन दो पॉइंट्स के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में जो चेंज आ रही है इस एक्सिस में उसकी बात कर रहे हैं, और इस एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर ले रहे हैं। डेल वाई इज डिफरेंस इन इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डेल वाई आ गया, और इसी तरह डेल एक्स जो है ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ गया इन दो पॉइंट्स के दरमियान में। क्लियर बात। तो यहाँ से डेल वाई ओवर डेल एक्स जो है ये इसको लिखा जा सकता है, ये स्लोप दे रहा है, एम दे रहा है। ठीक है। या आप कह दें एक्स एल ओवर एफ जो है वो 2 पाई एल के बराबर होगा। ठीक है। वो एक्स एल ओवर एफ जो है ये भी स्लोप आप कह सकते हैं कि स्लोप दे रहा है। एक्स एल यहाँ से एफ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, 2 पाई एल विल बिकम इक्वल टू एक्स एल ओवर एफ, और वो जो है वो स्लोप दे रहा होगा। क्लियर बात। तो इसी तरह यहाँ पे आए, दूसरा केस है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं इस एक्सिस पे, यहाँ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ले रहे हैं क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंस ऐसा ऐसा कम होती चली जा रही है। ठीक है। क्योंकि ये रिलेशनशिप है इनमें, इस रिलेशनशिप के मुताबिक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो कम होगी। ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे रिएक्टेंस कम होती चली जा रही है। क्लियर बात। तो ये दोनों ग्राफ जो है ये क्लियरली बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से ये रिएक्टिव डिवाइसेस जो हैं ये डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर बात। इनकी रिएक्टेंस जो है वो कैसे जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो यही हमारा टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ द सर्किट हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि ZT ऑफ एफ टोटल जो इम्पीडेंस होगी वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन कैसे होगी, तो वो हम देखते हैं कि जो R है वो भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, जो XL है वो भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, जो XC है वो भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। तो ये एज पर पैथागोरियन थ्योरम जो हमने प्रीवियसली एक इस्टेब्लिश की हुई है रिलेशनशिप, उसको हम यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ एफ जो है वो एक्सप्रेस कर देंगे। अब हमें फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने रिएक्टेंसेस जो हैं वो देख लिए हैं। अब हम यहाँ से इन दो प्लॉट से जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने ड्रा किए हैं, हमें क्या चाहिए है,
वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? एक रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर हमने इस तरह से प्लॉट की, फिर रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इस तरह से प्लॉट की। अब ये कॉमन पॉइंट जो बन रहा है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पे रेजोनेंस होगी। इसको हम कह देते हैं ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है बात? अगर हमें दोनों प्लॉट्स दिए गए हैं, हम उससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। या हमें अगर रिलेशनशिप भी दी गई हैं दोनों, तो हम उनसे क्या कराएं, उन दोनों रिलेशनशिप से पॉइंट्स बनाएंगे ग्राफ के, और फिर ग्राफ ड्रा करेंगे, वहां से हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? ओके। अब एक्सएल और एक्स सी इक्वेट करने से ये 1/ओमेगा से इक्वल ओमेगा एल, और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, ये ओमेगा सी जो है 1/ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1/एल सी के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा जो है वो एल सी अंडर रूट हो जाएगा, और ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर है, तो एफ आर जो है यहाँ से हम ओमेगा की जगह 2 पाई एफ प्लेस करने से ये इस तरह इस इक्वेशन के मुताबिक हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बात? अब ये एफ आर आ गई है 1/2 पाई एल सी अंडर रूट। ये वेल नोन रिलेशनशिप है टू फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट, जिसमें इंडक्टर हो, जिसमें कैपेसिटर हो, वो हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। अब एक और चीज ये कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, वहां पे हम ये मान चुके हैं कि जो एसी जो जो साइनोसाइडल सिग्नल होता है, उसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब यह है कि एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है सर्किट की, आउटपुट एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होती है। दूसरे एंड पे आप ये बात करेंगे कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अप्रोच कर रही होती है फ्रीक्वेंसी, तो उस वक्त सर्किट की जो इंपीडेंस है वो अपनी लोएस्ट वैल्यू पे पहुंच चुकी होती है। ठीक है, इंपीडेंस अगर ज्यादा होगी तो आउटपुट मुतासिर होगी, इंपीडेंस लोएस्ट वैल्यू पे होगी तो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा होगी। तो इस तरह हम कहते हैं कि एफ आर जो है वो कहाँ होगी, वो उस पॉइंट पे होगी जहां पे इंपीडेंस जो है वो अपनी लोएस्ट वैल्यू पे होगी। तो ये सी टी जो है, ये हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और इस तरह से ये बिहेव कर रही है सी टी जो है वो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट। ठीक है, इस तरह से ये बिहेवियर मिल रहा है, और ये वो पॉइंट है जो लोएस्ट इंपीडेंस का पॉइंट है, और यही वो पॉइंट होगा जो करेस्पॉन्ड करेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे। क्लियर है बात? तो ये हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि करंट जो है वो एज पर ओहम्स लॉ वो क्या होता है, V ओवर R होता है। तो यहाँ पे हम ई की जो वैल्यू है वो आप समझे कि ये वोल्टेज में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज है बेसिकली। इसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है, वेक्टर हम नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसमें एरो हेड नहीं लगा रहे हैं, तो इसको मान लें कि ये वोल्टेज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस ये बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, ये ई जो है ये वोल्टेज V की जगह आप कहेंगे ये एक्सप्रेस किया हुआ है। और ZT जो है ये क्या है, ये टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट है। तो ये इसको मान लें ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये क्या है, वोल्टेज ऑफ द सर्किट। और ये I जो है ये रेशो होगी वोल्टेज और रेजिस्टेंस में। ठीक है ना? या आप कहते हैं कि E और इंपीडेंस जो है ये करंट डिफाइन करेगी सर्किट का। क्लियर है बात? अब हम इसको जब हम प्लॉट करते हैं, ये आई लेते हैं वाई एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये इस तरह से सर्किट जो है वो रेस्पॉन्ड करता है, और यहाँ पे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही होती है सर्किट की, उसको कहते हैं, अगर ये साइनोसाइडल वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम कह देते हैं वो आई मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। ये एसी सिग्नल जो है वो अगर करंट का है, तो यहाँ पे वो करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर है बात? अब इसके राइट और लेफ्ट शोल्डर्स पे दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से करेस्पॉन्ड करेंगे। ये रूट मीन स्क्वायर क्या होती है, दैट इज 1/2 अंडर रूट, और ये 0.707 इसके बराबर आता है। और ये अगर 0.707 होगा, तो ये हम कहेंगे कि ये वो पॉइंट्स हैं जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज पोजेस कर रहे हैं, और इनसे ऑनवर्ड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो रूट मीन स्क्वायर से ज्यादा की वैल्यूज जो है वो पोजेस कर रहे होंगे, और ये हाईएस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वो रीजन है जिसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज जो है वो लाई कर रही हैं। ठीक है ना? अब आप कहें कि इसको ये जो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी, इसको F2 मान लें, और ये जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी इसको F1 मान लें। तो F2 माइनस F1 मींस यहाँ से यहाँ तक F2 है, और यहाँ से यहाँ तक F1 है। इनका जो डिफरेंस बनेगा F2 माइनस F1, वो ये रीजन बनेगा, ये वाला। ठीक है,
ये 0.7 यहाँ से आई मैक्सिमम और यहाँ तक 0.7 आई मैक्सिमम, ठीक है। ये रीजन जो बनेगा, ये सारा वो रीजन होगा जिसको बैंड विड्थ कहेंगे, सर्किट का बैंड विड्थ होगा। ये वो रीजन होगा फ्रीक्वेंसी का जिसकी वैल्यूज पे जो सर्किट की एफिशिएंसी है वो आई मैक्सिमम का 0.7 मल्टीपल या इससे ज्यादा की वैल्यूज दे रही है, ठीक है। तो इसको इसको बैंड विड्थ मार्क कर देते हैं। ये जो शेडेड रीजन है इसको कहेंगे ये क्या है, बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप F2 माइनस F1 को कहते हैं कि ये बैंड विड्थ है। और ये क्या होता है, ये अगर आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक कितनी है तो वो क्या करते हैं, एफ आर प्लस माइनस बैंड विड्थ बाई 2। अब बैंड विड्थ बाई 2 अगर हम फ्रीक्वेंसी 1 फाइंड करना चाहते हैं तो जो बैंड विड्थ होगी उसका हाफ लेके सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ आर से, एफ आर से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, एफ आर में प्लस करेंगे तो F2 पे चले जाएंगे। F2 अगर फाइंड करनी है इस रिलेशन से, इससे F1 भी फाइंड कर सकते हैं, इससे F2 भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें बैंड विड्थ पता है तो। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर वो जो मैंने कहा था ना कि दो पावर्स की रेशियोज लेंगे जब एक इंडक्टर की पावर यहाँ पे आप समझे आई स्क्वायर एक्सएल है और यहाँ पे रेजिस्टर की पावर आई स्क्वायर आर है। यहाँ पे डेफिनेशन में यही बताया गया है कि जब इंडक्टर या कैपेसिटर की किसी एक रिएक्टिव डिवाइस की पावर लेंगे और रेजिस्टिव डिवाइस की पावर लेंगे, उनकी रेशियो लेंगे तो वो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट जो है वो डिफाइन करेगी। ये क्यू जो है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट है, एक्स एल ओवर आर, इसको समझे ये आई स्क्वायर एक्स एल है और यहाँ आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर से कैंसिल हुआ, आई एक्स एल ओवर आर जो है ये क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आगे इसकी वैल्यूज हम देख रहे हैं, ओमेगा आर आ गई है, साथ में इंडक्टेंस आ गई है, इस रिएक्टेंस में जितनी इंडक्टेंस इन्वॉल्व है वो ओमेगा आर एल आ गई। अब ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ आर रखेंगे, एल ओवर 2 आर, सॉरी एल ओवर आर, और ये एक इसी की इलेबरेशन है ये भी। तो दूसरा वे ये है कि आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ प्लेस करें और उसके डिनोमिनेटर में बैंड विड्थ ले आए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्वालिटी फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बैंड विड्थ इससे आप इस तरह इसको रीअरेंज करके यहाँ से भी फाइंड की जा सकती है। दैट्स ऑल। ये हमारा लेक्चर प्योरली किस पे था कि कोई एक सर्किट की परफॉर्मेंस जो है वो कैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि कैसे सर्किट के रिएक्टिव डिवाइसेस जो हैं वो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है अपना रेस्पॉन्स चेंज करते हैं या शिफ्ट करते हैं अगर वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी कर रही हो तो। दैट्स ऑल।